अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का कोर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट होती क्या है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम। ये बात हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं चैप्टर के कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तमाम प्रोसेस का जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसको मैनेज करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स होंगे उनको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब ये जो स्पेसिफिक प्रोसेस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, प्रोसेस कहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है उसको प्रोसेस बोला जाता है। आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की है तो जब वो ओपन होगी इसका मतलब वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में चल रही है, तो ऐसे स्टेट में उस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। तो ये अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है कि प्रोसेस को डिफाइन करें तो आपका जवाब होगा द रनिंग प्रोग्राम is called process. So process management ensure that each process gets its resources when needed, even when multiple processes are active. So process management क्या होगी कि आपके प्रोग्राम को जो भी रिसोर्सेज जरूरत हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोवाइड करे, चाहे वो पहले भी कितने प्रोसेस को सर्व कर रहा हो। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पहले से अगर 5 एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं और आपने छठी एप्लीकेशन ओपन कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि उस छठी एप्लीकेशन को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे ताकि वो चल सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास प्रोसेस लाइफ साइकिल, कि एक प्रोसेस शुरू कैसे होता है और खत्म कैसे होता है, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो 3 स्टेजेस से गुजर के जाता है एक प्रोसेस, जिसमें है क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन। सो अ प्रोसेस गोज थ्रू द सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। क्रिएट होगा सबसे पहले, सेकंड नंबर पे वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जो उसने काम परफॉर्म करना होगा वो काम परफॉर्म करेगा, और थर्ड नंबर पर हम उसको जब क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस होंगी, क्रिएट, एग्जीक्यूट और टर्मिनेट। वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है क्रिएशन। सो दिस हैपेंड व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, तो इसका मतलब आपने प्रोसेस को क्रिएट किया। प्रोसेस क्या बताया मैंने? कोई भी प्रोग्राम जब रनिंग स्टेट में आएगा तो उसको प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने कोई भी एप्लीकेशन जैसे ही डबल क्लिक की, इसका मतलब वो एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर में चलना स्टार्ट हुई। तो जब वो चलना स्टार्ट हुई इसका मतलब वो क्या है? अब प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्रिएट हो चुका है। दिस हैपेंड व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। जैसे ही आप किसी प्रोग्राम को चलाएंगे तो इसका मतलब प्रोसेस क्रिएट हुआ है। The OS loads the program into memory. OS means operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? आपके प्रोग्राम को लोड करेगा मेमोरी के अंदर। मेमोरी मतलब रैम के अंदर। मेमोरी से पहले प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा होता है? वो हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। CPU जाता है ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। CPU हार्ड डिस्क से वो प्रोग्राम गेट करता है और उसको रैम में एग्जीक्यूट करता है एंड गिव इट रिसोर्सेज when needed। ठीक है, और उसको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जितना उसने CPU इस्तेमाल करना है, जितनी उसने रैम इस्तेमाल करनी है, वो भी प्रोवाइड करेगा OS। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस को क्रिएट किस तरह किया जाता है। यहाँ पर देखें, थ्योरेटिकल में भी एग्जांपल लिखी गई है और ये एक इमेज की मदद से भी हम इसको समझते हैं। लिखा है व्हेन द यूजर क्लिक्स द ब्राउजर आइकन। फर्ज करें कि कहता है कि आपने कोई ब्राउजर ओपन करना है कंप्यूटर में, तो गूगल क्रोम की एग्जांपल लेते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर गूगल क्रोम इंस्टॉल होगा, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम अब रनिंग स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस बनने लगा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। आपने डबल क्लिक किया क्रोम के ऊपर, क्रोम ओपन होने लगा। तो जब वो ओपन हो रहा होगा तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडोज या लिनक्स, मैक वगैरह जो भी होगा, वो इस ब्राउजर को किस में लोड करवाएगा? मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर। एंड एलोकेट्स द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और उसको वो तमाम रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा जो उसको जरूरत है। ये होगा प्रोसेस क्रिएशन का प्रोसेस। नंबर 2 पर हमने देखा कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो अब आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट में आ चुका हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे उसकी एग्जीक्यूशन होनी है। एग्जीक्यूशन में क्या होगा? जो भी उसके ऊपर टास्क परफॉर्म होने हैं वो आपने परफॉर्म करना। ठीक है, जो भी आपने इंटरनेट पे सर्च करना है, क्योंकि हम ब्राउजर की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो जो भी आपने इंटरनेट पे सर्च करना है वो आप लोग सर्च करेंगे। तो वो जो स्टेज होगी उसको एग्जीक्यूशन बोले। द प्रोसेस इज एक्टिवली रनिंग एंड परफॉर्मिंग टास्क इफेक्टिवली। जब
आपका प्रोसेस सही से चल रहा होगा और जो उसका काम है उसको भी सही से परफॉर्म कर रहा होगा। इस स्टेज को बोलेंगे एग्जीक्यूशन। देखते हैं एग्जीक्यूशन की स्टेज। सो द ब्राउजर परफॉर्म टास्क सच एज लोडिंग वेब पेजेस। एक ब्राउजर का क्या काम है कि उसने आपको वेब पेजेस दिखाने, जो भी आपने उसके ऊपर गूगल या कोई भी वेबसाइट्स वगैरह जो भी ओपन की होंगी, उसका काम यह है कि वो आपको सही से उसको दिखाए बगैर लेटेंसी के। डिस्प्लेइंग मीडिया, जो भी इसमें इमेजेस होंगी वो दिखाएं। रिस्पॉन्डिंग यूजर एक्शन, और आप जिस भी बटन पे वहां क्लिक करें तो उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन है उसने परफॉर्म करना है। तो ये जो स्टेज होगी एग्जीक्यूशन की होगी, और ये सारा काम किस में हो रहा होगा? रैम में। तीसरे नंबर पर जब आप सारा काम कंप्लीट कर चुके होंगे तब आप क्या करेंगे? ब्राउजर को क्लोज कर देंगे ना। तो जब ब्राउजर को क्लोज करेंगे इसका मतलब वो स्टेज होगी टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है खत्म करना। सो द प्रोसेस फिनिश इट्स टास्क, जब भी प्रोसेस का टास्क खत्म हो जाएगा, एंड इज क्लोज्ड बाय द यूजर, और यूजर उसको भी क्लोज कर देगा। ठीक है, क्रॉस का आइकन दबा के उसको क्लोज कर दिया जाएगा। सो द ओएस फ्री, अब क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री कर देगा जितने भी उसने उसको रिसोर्सेज दे रखे होंगे, सो दैट कैन बी यूज्ड बाय द अदर प्रोसेस, ताकि वो तमाम रिसोर्सेज जो ये पहले इस्तेमाल कर रहा था अब जो अगला प्रोसेस आएगा उसको असाइन किए जाएं। सो फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन अकर व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज। जब भी आप ब्राउजर को क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप द प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, एंड रिलीज इट्स रिसोर्सेज, और उसके अंडर जितनी भी रैम इस्तेमाल हो रही थी, जितना भी वो सीपीयू इस्तेमाल कर रहा था, और भी जितनी सारी वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था, वो सारी अब फ्री हो जाएंगी नेक्स्ट रिसोर्स। सो ओवरऑल हम लोगों ने प्रोसेस लाइफ साइकिल को समझा कि 3 स्टेजेस होती हैं: प्रोसेस क्रिएशन, उसके बाद प्रोसेस एग्जीक्यूशन, और लास्ट में प्रोसेस टर्मिनेशन। हमने दे ब्राउज़र की एग्जांपल से समझा कि सबसे पहले आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ब्राउज़र को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो स्टेज प्रोसेस क्रिएशन कहलाती है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को लोड करवाता है मेमोरी के अंदर। तो जब वो लोड हो जाता है मेमोरी के अंदर, इसका मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूशन की स्टेज आ चुकी है, और जो भी उसने काम परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करेगा, वो काम अपना परफॉर्म करेगा। जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा सो यूज़र उस प्रोसेस को क्लोज करेगा, जिससे क्या होगा? तमाम के तमाम वो रिसोर्सेज जो पहले ये प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा था वो अब रिलीज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले टॉपिक में मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंस। सो सबसे पहले मल्टीटास्किंग पढ़ते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये खासियत है कि वो एक से ज्यादा प्रोग्राम एक टाइम पे चला सकता है। यानी कि एक यूजर एक कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है और उसने मल्टीपल चीजें ओपन की हुई है, यानी कि लोड की हुई है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं मल्टीटास्क। सही है, जिस तरह से आपने लेट्स सपोज म्यूजिक भी ओपन किया हुआ है, साथ में कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, और इसी तरह इंटरनेट भी ऑन किया हुआ है, तो एक ही कंप्यूटर के ऊपर ये 3 चीजें एक साथ आपने ओपन की हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 3 चीजें इकट्ठी ही चल रही, वो इकट्ठी ओपन जरूर हुई है, लेकिन आप एक वक्त में एक ही एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस कर पाओगे, यानी कि एक ही एप्लीकेशन चला पाओगे। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन। एक से ज्यादा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि आप उनको ओपन कर सकें, एंड यूजेबल बाय द सिंगल यूजर, और एक अकेला यूजर उन तीनों को इस्तेमाल कर पाएगा जितने भी होंगे एट द सेम टाइम, सेम वक्त। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन लिसन टू अ म्यूजिक, जिस तरह आपने म्यूजिक लगाया हुआ है बैकग्राउंड पे, एंड कीप अ डॉक्यूमेंट ओपन, और आप एक डॉक्यूमेंट पे भी काम कर रहे हैं तो उसको भी आपने ओपन किया हुआ है, और लास्ट में एक ब्राउज़र भी आपने इस्तेमाल करना है, उसको भी आपने ओपन किया हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा, चले म्यूज़िक का तो समझ आता है वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट और इंटरनेट जो है वो एक ही टाइम पे नहीं चल रहे हो। आपने एक वक्त में डॉक्यूमेंट खोला होगा और फिर इंटरनेट पे जो भी आपने सर्फिंग करनी है वो परफॉर्म करके फिर दोबारा से आप अपने डॉक्यूमेंट पे आएंगे जो भी आप काम कर रहेंगे। और हालांकि ये जो म्यूजिक है ये भी आपको बैकग्राउंड में चलता हुआ इस तरह महसूस होगा कि एक ही वक्त में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीपीयू इतनी फास्ट इन तीनों के दरमियान स्विचिंग कर रहा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये यहाँ से यहाँ कब। ठीक है, इसके बारे में भी अभी इसी लेक्चर के आखिर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये सारी सिचुएशन होती है, मल्टीटास्किंग कैसे परफॉर्म कर रहा होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो भी इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ें। सो अभी के लिए क्योंकि मल्टीटास्किंग हम पढ़ रहे हैं तो इतना सा जहन में रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम
एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाने की इजाज़त देता है सिंगल यूज़र को। और इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देख ली कि म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट एक ही वक्त में स्क्रीन के ऊपर ओपन है, तो जो भी रिसोर्सेज होंगे वो इन तीनों को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और लफ्ज़ हमने पढ़ा था इसके अंदर, कंकरेंसी। सो कंकरेंसी कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको जिस तरीके से मैनेज करता है उसको कंकरेंसी बोलते हैं। प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में हो, ठीक है। सो मोर देन वन प्रोसेस इज एक्टिव, जब एक से ज्यादा प्रोसेस एक्टिव होंगे एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, बट द सीपीयू प्रोसेस देम वन बाय वन, लेकिन सीपीयू जो है उनको वन बाय वन प्रोसेस करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सीपीयू क्योंकि एक एंटिटी है और वो एक से ज्यादा चीजों को सर्व कर सकते, वो क्या करेगा, वो स्विच करेगा, पहले एक को सर्व करेगा, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इस तरह से सर्व करेगा। और ये इतनी स्पीड से ये काम करेगा कि हमें लगेगा ये तीनों एक ही वक्त पर प्रोसेस हो रहे हैं। सो सीपीयू प्रोसेस देम वन बाय वन, सीपीयू उन तमाम चीज़ों को वन बाय वन प्रोसेस करेगा इन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल, कहता है कि बहुत तेज़ी के साथ इनको वन बाय वन प्रोसेस करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कंकरेंसी को, जिस तरह से बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी गई है शेफ़ की। एक शेफ़ एक वक्त पर कहता है कि 3 डिशेस बना रहा है। लेट्स सपोज हम अपने एग्जाम्पल में आते हैं, देखिए यहाँ इमेज में कि एक टाइम पे वो सूप बना रहे हैं, दूसरे टाइम पर वो पैनकेक बेक कर रहा है और तीसरे टाइम पर वो सैलेड भी बना रहे हैं। अब शेफ तो एक है लेकिन डिशेस 3 बन रही हैं एक ही वक्त पे, तो शेफ क्या करेगा, कुछ टाइम सूप के पास स्पेंड करेगा, उसको देखेगा उसके अंदर कोई ज़रूरत है नहीं है, फिर नेक्स्ट बढ़ेगा पैनकेक की तरफ, पैनकेक को बनाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली सारा एक ही मर्तबा नहीं बनाएगा, जो भी उसका मटेरियल होगा सबसे पहले उसमें जो भी काम होना होगा वो करेगा। फिर सैलेड की तरफ चला जाएगा, फिर उसको पता चलेगा कि सूप में मुझे शेक करना है, तो वो दोबारा सूप वाले स्टॉप पे चला जाएगा और वहाँ पर उसको शेक करेगा। और इसी तरह पैनकेक की जो साइड है वो एक साइड से पक चुका होगा तो उसकी साइड जो है वो चेंज करेगा, फिर सैलेड की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रोफ बाय स्ट्रोफ जो है वो अपनी चेंजिंग करेगा और हमें ऐसा लगेगा कि एक ही वक्त में तीनों डिशेस बन रही है। हालांकि शेफ एक ही है, डिशेस 3 बन रही हैं, लेकिन शेफ जो है वो स्विच इतनी तेजी से कर रहा है कि हमें लग रहा है कि तीनों एक ही वक्त पर चीज़ें बन रही हैं। आई होप इस एग्जाम्पल से आप लोगों को ये कंकरेंसी समझ में आई होगी कि हमारे पास सीपीयू तो एक ही है लेकिन वो इतने फास्ट तरीके से स्विच कर रहा होता है प्रोसेस के दरमियान कि हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे प्रोसेस एक ही वक्त पर चल रहे हैं। सो लाइक अ शेफ प्रिपेयरिंग 3 डिशेस, एक शेफ 3 डिशेस प्रिपेयर कर रहा है, वर्किंग ऑन वन फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक वक्त में एक डिश के ऊपर काम करेगा, फिर नेक्स्ट डिश की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह ये सारा सिचुएशन चलती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही सीपीयू भी स्विच करता है प्रोसेस के दरमियान इतनी तेजी से, सो रैपिडली दैट द यूजर डज नॉट नोटिस एनी डिले, इतनी तेजी से करता है कि यूजर को पता नहीं चलता कि कोई डिले भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बड़ा ही अहम टॉपिक है प्रोसेस स्केड्यूलिंग कॉन्सेप्ट। ये जो अभी कंकरेंसी हम लोगों ने पढ़ी कि सीपीयू इतनी तेजी से स्विच करेगा प्रोसेस टू प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस स्विचिंग हो रही होती है ये किसकी मदद से हो रही होती है, इसके पीछे हमारे पास एक बड़े एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। अब ऑब्वियसली आपके बुक में, आपके इस स्टेज पे 10th ग्रेड के स्टेज पे वो हम हाई एंड एल्गोरिथम्स तो नहीं पढ़ेंगे, जाहिर है वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन एक जो सबसे कॉमन एल्गोरिथम है, मतलब ये सबसे बेसिक कह लें कि एल्गोरिथम है, वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम, ठीक है। सबसे यानी कि ईजीएस्ट जो एल्गोरिथम है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम में, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है। तो ये उन्होंने आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है, तो इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं और वही एल्गोरिथम्स हैं जो बड़ा ही अच्छा काम करते हैं इन प्रोसेस स्विचिंग के अंदर, लेकिन खैर उस लेवल के वो इस स्टेज पे आपको समझ नहीं आने, तो इसलिए जो सबसे बेसिक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाऊं और आपको कॉन्सेप्ट कम से कम पता चले कि एक प्रोसेस किस तरह से एक सीपीयू प्रोसेस के दरमियान किस तरह से स्विचिंग कर रहा होता है। ऑब्वियसली ये सबसे
स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितना हो सकेगा आपको बताने की कोशिश मैं करूंगा। सो पढ़ते हैं प्रोसेस स्केजुलिंग कॉन्सेप्ट को। सो कहते हैं कि वी लर्नड दैट मैनी प्रोसेस कैन बी इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग द सेम टाइम। कहता है कि हम अभी तक पढ़ के आ चुके हैं कि बहुत सारे प्रोसेस एक ही वक्त में चल रहे होते हैं सीपीयू के पास, बट द सीपीयू वर्क ऑन देम वन एट अ टाइम। लेकिन सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं इन अ वेरी फास्ट टर्न, तेजी के साथ। सिंस द सीपीयू कैन नॉट रन ऑल द प्रोसेस, चूंकि सीपीयू एक वक्त में तमाम प्रोसेस को सर्व नहीं कर सकता, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड। तो यहाँ पर काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डिसाइड करता है कि इस वक्त सीपीयू ने कौन से प्रोसेस को टाइम देना है, कौन से प्रोसेस को रिसोर्सेज देने हैं। ठीक है, सो सीपीयू क्या डिसाइड करेगा, विच प्रोसेस शुड रन फर्स्ट, कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, एंड हाउ लॉन्ग ईच प्रोसेस शुड रन, और कितनी देर तक एक प्रोसेस चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोसेस आपने चलाया है और वो सारा टाइम वही लेके बैठे। सही है, तो ये दो चीज़ें डिसाइड करेगा। लेकिन हम जो इस टाइम पे एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, उर्दू में यही मतलब बनेगा ना इसका, फर्स्ट कम पहले आओ, फर्स्ट सर्व पहले पाओ। सही, तो इसके अंदर ये जो पहला सवाल है, विच प्रोसेस शुड रन फर्स्ट, ये तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। लेकिन हाउ लॉन्ग ईच प्रोसेस शुड रन, कितने टाइम तक एक प्रोसेस को चलना चाहिए, इसके अंदर ये गड़बड़ आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। लेकिन जो इसके बाद जितने भी एल्गोरिदम आए हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन और बड़े बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, वो सारे बड़े अच्छा काम कर रहे होते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्केजुलिंग। इस तमाम प्रोसेस को जिसके अंदर सीपीयू, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से ये डिसाइड करवाएगा कि कौन सा प्रोसेस पहले चलाना और कितनी देर तक चलाना है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्केजुलिंग बोलते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती। सो वी विल एक्सप्लोर ओनली वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्केजुलिंग टेक्निक। इस वक्त हम लोग सिर्फ सबसे सिंपल स्केजुलिंग टेक्निक पढ़ने लगे हैं अपने कोर्स में, जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम, सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, the CPU process task in the exact order they arrive। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम से ही जाहिर है कि पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब ये है कि सीपीयू के पास जो पहला टास्क आएगा, सीपीयू उसको सबसे पहले रिसोर्सेज अलॉट करेगा, और जो बाद में आएगा उसको बाद में सर्व किया जाएगा। सही है, द फर्स्ट प्रोसेस टू अराइव इज कंप्लीटेड फर्स्ट। जो पहला प्रोसेस आएगा उसको कंप्लीट किया जाएगा सबसे पहले, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ा जाएगा, और तब बढ़ा जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जब पहला प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। सही है, जब पहले प्रोसेस का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरे प्रोसेस की तरफ सीपीयू रिसोर्सेज असाइन करेगा। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, ये पेपर में बहुत चांसेस हैं कि ये आए। सही है, अब ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैल्यूज़ ऐसे सारी सेम हो, वैल्यू चेंज हो सकती हैं, लेकिन मेथड आपको समझना है कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से ऐसे आपको टेबल में दिया जाएगा, यहाँ पर 3 कॉलम्स होंगे। पहले नंबर पर प्रोसेस है, ये जो P1 P2 P3 है, ये प्रोसेस हैं। सही है, यानी कि इन तमाम प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है, उनको सीपीयू चाहिए। सेकंड नंबर कॉलम में लिखा गया है अराइवल टाइम, कि प्रोसेस पहला जो प्रोसेस है वो सबसे पहले आया, 0 सेकंड का मतलब सबसे पहले आया। दूसरा प्रोसेस है वो 1 सेकंड पे आया, तीसरा 2 सेकंड पे आया। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि कहने का मकसद ये है कि एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज कोई शॉप है जो कि 9 बजे ओपन होनी। ठीक है, अब 9 बजे ओपन होनी है कोई शॉप, तो कस्टमर जो है वो 9 बजे ही जब आ जाएगा, तो इसका मतलब सबसे पहले वो है ना। तो इसी तरह ये जो पहला प्रोसेस है ये 0 सेकंड पे आया, इसका मतलब ये है कि कोई ये कस्टमर किसी शॉप पे आया, 9 बजे उस शॉप का टाइम था और वो 9 बजे ही आ गया, तो इसका मतलब सबसे पहले वो आ चुका है। इसी तरह जो प्रोसेस 2 है उसके आगे 1 सेकंड लिखा गया है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 9 बजे शॉप ओपन हुई, 9:01 पे एक दूसरा कस्टमर आ गया, तो वो प्रोसेस 2 कहलाए। इसी तरह से तीसरे नंबर वाला प्रोसेस है वो दूसरे सेकंड पे आया, तो इसका मतलब हम इसको यूं समझ सकते हैं कि 9:02 पे एक तीसरा कस्टमर आया। आई होप समझ में आ गया होगा। अराइवल टाइम, कि जब भी प्रोसेस आता है सीपीयू के पास तो वो उसका अराइवल टाइम होगा। अराइवल का मतलब होता है आने का वक्त।
और तीसरे नंबर पर सबसे अहम चीज लिखी हुई है टाइम नीडेड, कि उस प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए। जैसे कि पहले प्रोसेस को 5 सेकंड चाहिए, दूसरे प्रोसेस को 3 सेकंड और तीसरे प्रोसेस को 2 सेकंड चाहिए। इसको थोड़ा पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये एक काउंटर है। अभी जो आपको एग्जांपल दी कि काउंटर ने कितने बजे ओपन होना है, 9 बजे ओपन होना है बिल फर्ज। तो 9 बजे ही एक ये पहला कस्टमर आ गया, 9:01 पे दूसरा कस्टमर आया, 9:02 पे ये तीसरा कस्टमर आया। ठीक है, और ये बाकी किसी बात के किसी टाइम में आए। अब चूंकि ये वाला कस्टमर जो है वो पहले आया है, 9 बजे ही आ गया था, तो इसका मतलब पहले इसको सर्व किया जाएगा, बाकी लाइन में पीछे खड़े होंगे। अब इसको सर्व करने के लिए कितने मिनट चाहिए? 5 मिनट चाहिए। अब ऑब्वियसली यहाँ 5 सेकंड लिखा गया है, लेकिन हम क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो इसको चाहिए 5 मिनट। ठीक है, इस वाले कस्टमर को दुकानदार के साथ 5 मिनट चाहिए, जो भी इसका काम होगा वो 5 मिनट के अंदर खत्म हो। तो अब 5 मिनट तक जो दुकानदार है वो इस कस्टमर को सर्व कर रहा है, तो वो जो बाकी हैं वो पीछे वेट कर रहे हों। सही है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस 3 है उसको सबसे कम वक्त लग रहा है 2 सेकंड। हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक इसको 2 मिनट लग रहे हैं और पहले वाले को 5 मिनट लग रहे हैं। तो अगर हम होना तो ये चाहिए कि इस वाले को, क्योंकि 2 मिनट लग रहे हैं, कम टाइम लग रहा है, तो इसको पहले सर्व कर दें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम बोलता है कि जो पहले आएगा, जितना बड़ा मर्जी उसका काम है, मैं सबसे पहले उसी को सर्व करूंगा, जितनी लेट चाहे वो मर्जी है। चाहे पीछे 2 सेकंड वाला प्रोसेस लगा हो लाइन में, वो उसको सर्व नहीं करेगा, वो उस घंटे वाले को करेगा जो सबसे पहले आया, चाहे उसको 1 घंटा लगना हो सर्व होने। ठीक है, तो ये इस शॉर्ट सी कहानी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम की। अब इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सो एट 0 सेकंड पे हमारे पास पहला प्रोसेस आ चुका था, यानी कि ये पहला कस्टमर आ चुका था। सो P1 अराइव फर्स्ट, सबसे पहले प्रोसेस 1 आया। सो इट स्टार्ट रनिंग इमीडिएट, तो जैसे आया, क्योंकि सबसे पहले वही आया, तो सबसे पहले शॉपकीपर उसी को सर्व करना स्टार्ट कर देगा। इट रिक्वायर 5 सेकेंड टू फिनिश, क्योंकि इसको 5 सेकेंड का वक्त लगना है। सो प्रोसेस जो है वो 0 से 5 सेकेंड तक रिजर्व हो जाएगा इन दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट देखें दूसरे नंबर पर, यानी कि 9:01 पे 9 बजे की हमने एग्जांपल ली, तो 9 लेट्स सपोज 1 मिनट पे हमारे पास दूसरा प्रोसेस आ चुका है, जो कि है P2, यानी कि ये वाला बंदा आ चुका है 9:01 पे। ऑब्वियसली इसको आप लोग कन्वर्ट करते रहे सेकंड में, क्योंकि हमारे इस एग्जांपल में सेकंड्स का यूनिट इस्तेमाल हुआ है। अब जब ये आया है तो इसके आने से पहले अभी भी ये वाला पहला जो कस्टमर है ये सर्व हो रहा था। ठीक है, तो यही बात उसने यहाँ लिखी है कि जब P2 अराइव हुआ, P1 इज स्टिल रनिंग, जो पहला प्रोसेस था वो अभी भी चल रहा था। सो इसका मतलब ये होगा कि P2 को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। सो P2 वेट्स, तो इसको इस लाइन में लगना पड़ेगा और इसको वेट करना पड़ेगा 4 सेकंड का, ताकि जो पहला कस्टमर है वो अपने 5 सेकंड कंप्लीट करे, फिर इसकी बारी आएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एट 2 सेकंड के ऊपर ये जो तीसरा कस्टमर है ये भी आ चुका था। सो द P3 अराइव, लेकिन P1 अभी भी चल रहा था। ठीक है ना, क्योंकि P1 का कितना टोटल टाइम है? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तक इसने चलना है, लेकिन तीसरे ही सेकंड पे ये तीसरा कस्टमर आ चुका था। सो इसको भी अब क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, और इसको तो सबसे ज्यादा ही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी P2 भी तो वेट कर रहे हैं, तो इसका भी जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो एग्जीक्यूट होगा, फिर इसकी बारी आएगी। सो P3 अराइव बट P1 इज स्टिल रनिंग, P1 अभी भी सर्व हो रहा था, एंड P2 इज ऑलरेडी वेटिंग, और P2 पहले ही लाइन में लग के बेचारा वेट कर रहा। सो इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व P3 विल आल्सो वेट, तो इस P3 को, प्रोसेस नंबर 3 को भी वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा? Until both P1 and P2 have completed, जब तक ये जो पहला है इसका भी काम कंप्लीट नहीं हो जाता, और जब तक इस दूसरे का भी काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इस तीसरे वाले को भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? यानी कि जितना मर्जी VIP पर्सन आ जाए इस लाइन के अंदर, CPU बोलेगा कि नहीं, जो लाइन के अंदर पहले आया है मैं उसको पहले सर्व करूंगा। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं ये एल्गोरिथम। सो अब तीनों प्रोसेस तो आ चुके हैं, लेकिन अब देखें 5th सेकंड पे क्या होगा। 5th सेकंड पे ये होगा कि जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है ये कंप्लीट अपना काम कर चुकेगा, तो इसका मतलब ये अब सर्व हो चुका है। तो P1 जो है अपना काम फिनिश कर चुका है,
तो अब सीपीयू फ्री हो गया है किसके लिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस को अब सीपीयू मिलेगा, ठीक है। सो द सीपीयू नाउ स्टार्ट P2 विच नीड्स 3 सेकेंड टू कंप्लीट। अब 3 सेकेंड तक सीपीयू इस प्रोसेस 2 को सर्व करेगा। सो प्रोसेस 2 रन फ्रॉम 5 to 8 सेकेंड। ये चीजें नोट करनी है आपने। प्रोसेस 1 आया 0 सेकेंड के ऊपर और उसको 5 सेकेंड लगे, यानी कि 0 से कहां तक, 5 तक। कौन सा प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूशन में रहा, प्रोसेस नंबर 1। अब 5 सेकेंड पे हमारा पहला प्रोसेस चूंकि खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब 5वें ही सेकेंड पे हमारा दूसरा प्रोसेस जो है, जो कि ये दूसरा वाला कस्टमर है, इसको सर्व किया जाएगा। और ये इसको सर्व करने का कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो 5 में 3 ऐड करें, 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब 5 सेकेंड से लेके 8th सेकेंड तक सीपीयू जो है इस सेकेंड कस्टमर को सर्व करेगा। सो प्रोसेस 2 रन फ्रॉम 5 to 8 सेकेंड। ये चीजें नोट करनी है आपने। उसके बाद 8वें सेकेंड के अंदर क्या होगा कि P2 भी फिनिश हो जाए, सही है। ये तो पहले ही फिनिश हो चुका था पहला प्रोसेस। 8वें सेकंड के ऊपर दूसरा प्रोसेस भी फिनिश हो गया। अब रह गया ये तीसरा प्रोसेस। तो अब सीपीयू इस तीसरे प्रोसेस को मिल जाएगा। तो ओवरऑल 0 से 5th सेकंड के ऊपर हमारे पास पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। 5th से 8th सेकंड के दरमियान हमारे पास दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। और 8th से 8 के अंदर कितने ऐड करने हैं, 2 ऐड करने हैं, क्योंकि 2 सेकेंड इसको लगने हैं। तो 8 से मीन्स के 10th सेकेंड के दरमियान सीपीयू जो है वो इस थर्ड प्रोसेस को सर्व करेगा। सो एट 8 सेकेंड P2 फिनिश, P2 अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा। नाउ द सीपीयू स्टार्ट P3। अब P3 की बारी आई है, सीपीयू P3 को सर्व करेगा विच नीड 2 सेकेंड, जिसको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड लगेंगे। सो P3 स्टार्ट and run from 8 second to 10th second। So अब यहां तक आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लगा। जी कितना लगा, इस पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड। तो ये जो लास्ट वाला नंबर होगा ये आपका टोटल टाइम होगा। तो ये MCQs पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपसे पूछा जाए तो यही पूछेगा कि इसका टोटल टाइम बताएं। या फिर वेटिंग टाइम भी पूछा जा सकता है। वो कह सकता है कि P2 का मुझे वेटिंग टाइम बताओ कि कितनी देर उसने इंतज़ार किया। तो कितनी देर उसने इंतज़ार किया, P2 आया था 1st सेकेंड पे और अभी ये चल रहा था, तो इसका मतलब 4 सेकेंड उसने वेट किया। 5 - 1 करेंगे, यानी कि इसके टाइम नीडेड में से इसका अराइवल टाइम माइनस करेंगे तो वेटिंग टाइम निकलेगा। तो इसका मतलब P2 ने कितना वेट किया, 4 सेकेंड। इसी तरह P3 ने कितना वेट किया, सही है। P3 ने कितना वेट किया, P3 ने वेट किया 5 सेकेंड। कैसे देखें, 5 में से आपने 1 सेकेंड माइनस किया तो हमारे पास इसका जो वेटिंग टाइम था वो आया 4, ठीक है ना, 4 सेकेंड आया। सो 4 सेकेंड अभी वेट करना है और इसको भी टोटल को कितना टाइम लगना है, 3 सेकेंड। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो उस 7 में से जब ये 2 माइनस करेंगे तो वो 5 आएगा। तो 5 सेकेंड P3 को वेट करने को मिलेगा। समझ आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही तो थोड़ा ज़रा टाइम दे, खुद सॉल्व करें न्यूमेरिकल को। ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स ही प्लस माइनस ही, और कुछ भी नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है ये, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस वैसे भी बड़ी ईजीएस्ट एग्जांपल है ये 0, 1 और सेकंड वाली। तो आई एम श्योर नहीं आ रहा किसी को समझ तो खुद से न्यूमेरिकल, ये आपकी बुक में भी है, खुद से कॉपी पेन उठाएं, सॉल्व करें। आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अगर पूछा जाए तो इसके डिसएडवांटेजेस तो ज्यादा हैं, एडवांटेजेस तो बहुत कम है। सो एडवांटेज क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे सिंपल चूंकि है ये एल्गोरिथम तो सबसे इजी भी यही है, बाकी सारे इससे मुश्किल ही हैं। एंड इम्प्लीमेंट्स, तो सबसे इजी तरीका है इसको इम्प्लीमेंट करने का। सीधा सीधा जो भी प्रोसेस आ रहा है पहले उसको सर्व करेंगे, फिर अगले की बारी आएगी। कोई ये स्विचिंग नहीं करनी, कोई पहले पीछे वाले वीआईपी पर्सन को उठा के आगे नहीं लेकर आना, ठीक है ना। क्योंकि बाकी जो एल्गोरिथम्स हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अलावा, वो क्या करते हैं कि लाइन में कोई पहले से प्रोसेस आया हुआ हो, पीछे से कोई वीआईपी प्रोसेस आ गया तो उसको पहले सर्व करते हैं, उस लाइन वाले बंदे को छोड़ दे, सही है। तो वहां पर सारी वो जो स्विचिंग है, फिर उसका टाइम कैलकुलेशन, वो सारी चीजें ऑब्वियसली
इस स्टेज पे काफ़ी जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। सो इसलिए ये सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है, सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट है। एज द प्रोसेस आर सर्व्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव, सिर्फ जिस ऑर्डर में आपका प्रोसेस आया है उसी ऑर्डर में उसको चलाना है। नो प्रोसेस स्किप्ड, किसी भी प्रोसेस को स्किप नहीं किया जाएगा, तमाम के तमाम प्रोसेस जो है वो चलाए जाएंगे। अब ये लाइन उसने यहाँ क्यों लिखी है कि नो प्रोसेस स्किप्ड, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अलावा जो एल्गोरिदम्स हैं उनमें से बाज़ एल्गोरिदम ऐसे भी हैं कि जो कि हमेशा प्रायोरिटी वाले कस्टमर को पहले डील करते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि लाइन के अंदर 3 जो हैं वो एक आम शहरी खड़े हुए हैं और पीछे से 10 जो हैं वो वीआईपी लोग आ गए हैं, है ना। तो अब वो वीआईपी लोगों को सर्व करेंगे, करते 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 उन बेचारे आम जो लोग होंगे लाइन में खड़े होंगे उनकी बारी नहीं आएगी। तो इसका मतलब होगा कि वो प्रोसेस जो है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, ठीक है। और सिचुएशन ऐसी बन जाए कि वो जो 3 आम लोग खड़े हुए थे लाइन के अंदर और पीछे से 5 पहले लोग आए वीआईपी, उनको सर्व किया। अब होना तो ये चाहिए कि चलो वो 5 सर्व हो गए तो अब वो उन आम लोगों की बारी आए, लेकिन एन उसी वक्त 3 और वीआईपी लोग आ गए तो अब उनको सर्व करना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो आम लोग पहले से खड़े थे वो भी फिर दोबारा वैसे खड़े रहेंगे। तो इस तरह करते करते जो है उन लोगों की कभी बारी नहीं आएगी। तो ये इस लाइन का मतलब है। डिसएडवांटेज इसके क्या है? शॉर्ट प्रोसेस में हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे कि जो शॉर्ट प्रोसेस अगर बीच में आ जाए तो उसको सबसे ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे हमारी एग्जांपल में भी देखें तो सबसे जो शॉर्ट प्रोसेस था वो प्रोसेस नंबर 3 था। कैसे शॉर्ट था? क्योंकि इसको सिर्फ 2 सेकंड लगने थे, 2 सेकंड का काम था। वो कहते हैं ना यार 2 मिनट का काम है मेरा, तो इस प्रोसेस 3 का 2 मिनट का सिर्फ काम था। लेकिन इससे पहले वाले जो प्रोसेस थे उनका लंबा काम था, इसको 5 मिनट लेट्स सपोज लगने थे, इसको 3 मिनट लेट्स सपोज लगने थे। तो इन 5 और 3 के चक्कर में इस बेचारे का 2 मिनट काम में डिले हो गया। सही है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि शॉर्ट प्रोसेस may have to wait for a long time if they are queued behind a longer process। अगर वो किसी लंबे प्रोसेस के पीछे खड़े हैं तो उसको बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस इंतज़ार को एक नाम भी दिया गया है जिसको बोलते हैं कॉनवॉय इफेक्ट। एमसीक्यूज आ सकता है कि ऐसा शॉर्ट प्रोसेस जिसको सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉनवॉय इफेक्ट बोलते हैं। सो ये एक एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। इजी है, सिर्फ वैल्यू चेंज है यहाँ पर टाइम नीडेड का, बाकी अराइवल टाइम सेम रखा गया है, सिर्फ टाइम नीड चेंज की गई है। आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है और आपने क्या 2 चीज़ें बतानी है? टोटल टाइम बताना है, जिस तरह मैंने आपको इस वाली एग्जांपल में टोटल टाइम बताया कि कितना टोटल टाइम लगा 10 सेकंड का। इसी तरह आपने इसको कैलकुलेट करके मुझे इस एक्टिविटी का टोटल टाइम बताना है। सही है। और दूसरा आपने बताना है विच प्रोसेस है टू वेट द लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा टाइम किस प्रोसेस को इंतज़ार करना पड़ेगा वो भी आपने मुझे बताना है। सही होगा। सो ये आपने सॉल्व करना है, लाजमी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।